ये सो कैश बुक आज स्टार्ट करना है। लर्निंग आउटकम्स देखो, अंडरस्टैंड दैट कैश बुक इज अ टाइप ऑफ सब्सिडियरी बुक बट ट्रीटेड एज प्रिंसिपल बुक। सो वो दोनों है। बी फैमिलियर विद द वेरियस काइंड्स ऑफ कैश बुक, सिंपल, 2 column and 3 column. Learn the technique of preparation of simple cash book and how to balance it. See how double column cash book is prepared, adding discount column along with cash column. So I think महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में डबल कॉलम मतलब कैश एंड बैंक, एज पर ICI मॉड्यूल डबल कॉलम मतलब कैश एंड डिस्काउंट। ओके, सो वैसे ही आपको अभी हो गया ना 12th, तो अभी ये याद रखो CA फाउंडेशन के लिए, डबल कॉलम मतलब कैश एंड डिस्काउंट। देन understand the technique of preparing 3 column cash book, understand what is petty cash book and impress system of petty cash, note the advantages of petty cash book, learn how to maintain a petty cash book and how to post the entries of the petty cash book in the ledger, understand the accounting of credit and debit sales transaction. So credit and debit card sales transactions, card word लिखना वो भूल गए। कैश बुक सब्सिडियरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक, 3 column कैश बुक, 2 column कैश बुक है, सिंपल कैश बुक। सो कैश बुक का मीनिंग क्या है? इट्स अ रिसीट एंड पेमेंट ना, ये लेजर भी है एंड ये सब्सिडियरी बुक भी है। काइंड्स क्या है? सिंपल 2 column है, 3 column। सो सिंपल कैश बुक देखो, ये कैश इन हैंड ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो कैश बुक इज अ टाइप ऑफ सब्सिडियरी बुक बट इट इज ट्रीटेड एज प्रिंसिपल बुक, लेजर। सो कैश बुक का फॉर्मेट जर्नल जैसे नहीं है, कैश बुक का फॉर्मेट कैसे है? लेजर जैसे है। डेट पर्टिकुलर्स LF, अमाउंट रुपीज, एंड यहाँ पर LF क्यों है? क्योंकि वो सब्सिडियरी बुक का टाइप है। सो जर्नल में आप क्या, कौन सा कॉलम करते हो? LF का कॉलम करते हो ना, एंड लेजर में JF का कॉलम करते हो, बट ये टाइप ऑफ सब्सिडियरी बुक है, सो LF का कॉलम, ठीक है। डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1200, कैश रिसीव फ्रॉम राम, कैश टू राम, सो डेबिट साइड को 2 राम 300, पेड रेंट, बाय रेंट 30। सो देखो इट्स अ टाइप ऑफ सब्सिडियरी बुक बट रिकॉर्डिंग कैसे कर रहे हो आप? लाइक अ लेजर। देन नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश टू सेल्स 300, पेड टू श्याम, बाय श्याम 700, परचेज फर्नीचर 200, बाय फर्नीचर 200, पेड सैलरीज, बाय सैलरीज 100, एंड रेंट ड्यू नॉट येट पेड फॉर जनवरी। फिर नो एंट्री, करेक्ट। सो नोट लिखनी है ना उसकी, ये रेंट ड्यू नॉट येट पेड फॉर जनवरी हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक बिकॉज नो कैश हैज बीन पेड, hence it will be recorded through normal journal entry। तो जर्नल एंट्री बताओ रेंट ड्यू की। हाँ, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, करेक्ट। नाउ द टारगेट इज अबाउ 300। Make out 2 column cash book, cash and discount column for the month of April 22. गणेश कमेंस बिजनेस ऑन 1st April 22। गणेश कमेंस बिजनेस मतलब ओपनिंग बैलेंस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, करेक्ट। विथ 2000 एज कैपिटल, सो कैश टू कैपिटल। सो ऑन डेबिट साइड है क्या है? अरे नीचे टू कैपिटल। नेक्स्ट, ही हैड द फॉलोइंग कैश ट्रांजैक्शंस इन द मंथ ऑफ April 22। 1st April, purchase furniture and paid cash 250, buy furniture 250, purchase goods 500, buy purchases 500, sold goods for cash 950, 2 sales 950, paid cash to Ram Mohan 560, he allowed discount 10। हाँ, so buy राम मोहन 560 अमाउंट के कॉलम में, एंड उसने हमें डिस्काउंट दिया है, सो 10 डिस्काउंट के कॉलम में 10। सो जो क्रेडिट साइड को डिस्काउंट कॉलम होता है वो कौन सा होता है? डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड? डिस्काउंट रिसीव्ड।
सो 560 का पेमेंट किया है हमें, 10 डिस्काउंट रिसीव हुआ. रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी, अलाउड डिस्काउंट 20. हाँ, टू कृष्णा अकाउंट 600 अमाउंट के कॉलम में, डिस्काउंट के कॉलम में 20. पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस 15. बाय पेटी एक्सपेंसेस 15. देन बाय परचेसेस 150. पेड फॉर लेबर मतलब बाय वेजेस. पेड अली एंड सन्स, दे अलाउड डिस्काउंट, सो बाय अली एंड सन्स 400, डिस्काउंट के कॉलम में 8. एंड देन डिस्काउंट कॉलम के टोटल करने हैं. ओके, डिस्काउंट अलाउड 20, ये P&L के डेबिट साइड को जाता है डायरेक्टली, मतलब ये ट्रायल बैलेंस में जाएगा पहले, क्योंकि यही लेजर है, यही सब्सिडियरी बुक है. सो डिस्काउंट अलाउड डेबिट बैलेंस कहाँ पर जाएगा? ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में. एंड डिस्काउंट रिसीव ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में. एंड वहां से वो P&L डेबिट एंड P&L क्रेडिट. एंड आपने ये बैलेंस किया कैश का, बाय बैलेंस कैरिड डाउन आएगा. कैश को हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहेगा. ओके ओम, तुम्हारे पास 10,000 कैश है एंड तुमने 11,000 की शॉपिंग की कैश थ्रू, ऐसे होगा ही नहीं ना. आइदर तुम्हारे पास 0 बैलेंस रहेगा कि मैम मैंने 10,000 उड़ा दिए, ओके, नहीं तो 10,000 से कैश में से 9,000 उड़ा दिए, 1,000 बैलेंस है. सो हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहता है कैश को. ठीक है, ऐसे हो ही नहीं सकता कि 10,000 की कैश थी एंड मैंने 11,000 की शॉपिंग की, पॉसिबल ही नहीं है ना. सो ऑलवेज डेबिट साइड इज मोर. ठीक है, सो 3550 माइनस क्रेडिट साइड की टोटल. सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 675, दिस इज डेबिट बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में. सो सिंपल कैश बुक हो गया, 2 कॉलम हो गया, अभी 3 कॉलम. Enter the following transactions in cash book with discount and bank column. Checks are first treated as cash receipt. तो 2 टाइप के चेक होते हैं, एक होता है बेयरर चेक, एक होता है क्रॉस चेक, एक होता है अकाउंट पेई भी. सो क्रॉस चेक एंड अकाउंट पेई थोड़ा बहुत सेम ही काम करता है. बेयरर चेक मतलब जिसके हाथ में चेक है उसको कैश मिलेगी. ओके, आप रास्ते से जा रहे हो, चेक मिला आपको, वो चेक आप लेके गए बैंक में, तो आपका जहाँ पर अकाउंट है जिस बैंक में, वहां पर कैशियर को वो चेक दिया आपने, तो वो आपको कैश देगा. ओके, तो बेयरर चेक इसलिए कोई निकालता ही नहीं है, इसलिए आपको रोड पे चेक ऐसे मिलेगा ही नहीं. तो दूसरा टाइप होता है क्रॉस चेक. सो क्रॉस मार्क करते हैं लेफ्ट टॉप को. एंड अकाउंट पे चेक मतलब क्रॉस करके उसमें अकाउंट पे ऐसे लिखा जाता है. इसका मतलब क्या? पेई कौन है? पेयर इज जो देने वाला है, पेई जिसको पैसे देना है. तो अकाउंट पेई मतलब जिसके नाम लिखा है चेक पे उसको ही पैसे मिलेंगे. तो यहाँ पर चेक का टाइप कौन सा भी हो सकता है. हाँ, बट वो क्या कर रहा है, अगर आपका कस्टमर आया, आपके कस्टमर ने आपको चेक दिया, तो चेक आप पहले कहाँ पर रखोगे? ड्रॉवर में. कस्टमर से चेक आया, इसका मतलब आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया क्या? जब आप डिपॉजिट करोगे चेक को तब आपका बैंक का बैलेंस बढ़ेगा ना. सो जब कस्टमर से चेक आया तब आप उसको ट्रीट करो एज गुड एज कैश रिसीव्ड जैसे. सो चेक रिसीव्ड की भी एंट्री कैश टू कस्टमर करोगे. एंड जब आप कैश जैसे डिपॉजिट करते हो कि 1 लाख आ गया आज का कैश, 1 लाख डिपॉजिट कर दिया, सो बैंक टू कैश. तो वैसे ही 1 लाख के चेक आ गए आपको, तो उसकी भी एंट्री बैंक टू कैश करोगे. ओके, सो डिपॉजिट ऑफ चेक इज ट्रीटेड लाइक डिपॉजिट ऑफ कैश. ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है? चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट. चंद्रिका कमेंसेस बिजनेस विथ कैश 20,000. सो ओपनिंग बैलेंस होगा क्या? नहीं, क्योंकि फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है. एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. सो कैश के कॉलम में 20,000 जाएगा क्योंकि स्पेसिफिक दिया है विथ कैश. विथ कैश वर्ड्स नहीं रहते तो आप बैंक कॉलम में भी अमाउंट लिख सकते थे. ही पेड इनटू करंट अकाउंट 19,000. सो कॉन्ट्रा एंट्री हुई है, पैसे कहाँ पर आ गए? बैंक में. एंड क्या कम हो गया? कैश कम हो गया. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 19,000.
बैंक का बैलेंस बढ़ गया इसलिए बैंक कॉलम में 19,000 आएगा एंड यहाँ पर आएगा बाय बैंक। ओके ओम, दोनों लेजर पोस्टिंग इधर ही होंगे क्योंकि जर्नल एंट्री देखो क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक इज द रिसीवर, बैंक इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, सो डेबिट द रिसीवर, बैंक ने रिसीव किए ना 19,000 एंड कैश इज रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो कैश इज गोइंग आउट। सो उस केस में बैंक टू कैश, ये दोनों लेजर अकाउंट्स इधर ही है, एक बैंक का कॉलम एक कैश का कॉलम, और किधर जाना नहीं है। जैसे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का लेजर अकाउंट अलग है ना, जैसे कैश एंड बैंक के अलग लेजर अकाउंट्स ही नहीं है, दोनों इधर ही है। सो दोनों इधर ही है तो उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं क्योंकि टू भी इधर ही लिखना है, बाय भी इधर ही लिखना है। सो बैंक टू कैश 19,000, बैंक का बैलेंस बढ़ गया इसलिए डेबिट साइड को बैंक कॉलम में आएगा एंड क्रेडिट साइड को बाय बैंक, एंड कौन सा बैलेंस कम हुआ, कैश का। सो कैश के कॉलम में क्या लिखोगे 19,000 एंड वो कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए कैपिटल सी लिखते हैं एलएफ में, क्योंकि एलएफ का पेज नंबर ही नहीं होगा ना कुछ, एलएफ इज लेजर फोलियो, लेजर में इसका पोस्टिंग ही नहीं होने वाला, सो लेजर फोलियो कुछ नंबर आएगा ही नहीं, इसलिए एलएफ में सी हम लिख रहे हैं कैपिटल। वहां से समझता है कि वो कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट, ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट, सो यहाँ पर चेक रिसीव्ड इज ट्रीटेड एज कैश रिसीव्ड, सो कैश टू कीर्ति एंड कंपनी 600, Jan 4 डेट है, टू कीर्ति एंड कंपनी, कैश के कॉलम में आप 600 लिखोगे क्योंकि चेक को ट्रीट करना है कैश। देन 7 को ही पेज इन बैंक कीर्ति एंड कंपनी चेक, 600 का चेक बैंक में डाला तो बैंक टू कैश, कैश डिपॉजिट जैसे, सो अगेन दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री, सो बैंक टू कैश, सो टू कैश 7 Jan को एलएफ में सी आएगा कॉन्ट्रा का एंड बैंक का बैलेंस बढ़ गया इसलिए बैंक कॉलम में 600 जाएगा एंड ऑन क्रेडिट साइड डेट इज 7 January बाय बैंक, एलएफ के कॉलम में कैपिटल सी एंड कैश कॉलम में 600, क्योंकि कैश कम हो गई ना इसलिए क्रेडिट कॉलम कैश का होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप बताओगे क्या, ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक and is allowed discount 20 by Ratan and Company 330 and discount column में 20, ओके, बट 330 बैंक के कॉलम में ही लिखना है। जब आप चेक से पेमेंट करते हो तब आपका बैंक का बैलेंस कम होता है, कैश बैलेंस नहीं कम होता है। सो चेक पेमेंट के टाइम बैंक कॉलम ही आएगा, चेक रिसीट को वो बोल रहे हैं कि ट्रीट एज अ कैश रिसीट। चेक पेमेंट को कैश पेमेंट कैसे ट्रीट करेंगे, जब चेक आप इशू करोगे तो आपके कैश को कुछ नहीं हुआ ना, आपका कौन सा बैलेंस कम होगा, बैंक का, ठीक है। सो 330 कौन से कॉलम में, बैंक कॉलम में, डिस्काउंट कॉलम में 20। नेक्स्ट बताओ, आगे का पूरा आपको बताना है, मैं सिर्फ पढ़ने वाली हूँ अभी। त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हिज बैंक अकाउंट 475 टू त्रिपाठी एंड कंपनी, आपका कस्टमर है त्रिपाठी एंड कंपनी, उसने डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट किया लाइक जीपे, फोन पे, सो डायरेक्टली बैंक कॉलम में 475 टू त्रिपाठी एंड कंपनी एंड डेट के कॉलम में आप डेट लिखोगे। ही रिसीव चेक फ्रॉम वार्षी एंड अलाउज हिम डिस्काउंट 35 एंड 450 कैश कॉलम में 450 एंड डिस्काउंट कॉलम में 35। ही रिसीव्स कैश 75 एंड चेक 100 फॉर कैश सेल। टू कैश ही रिसीव्स, टू सेल्स 175 ना, चेक रिसीव किया क्या, कैश रिसीव किया क्या, दोनों कैश ही ट्रीट करना है। सो टू सेल्स कौन से कॉलम में, कैश कॉलम में 175। ही पेज इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक्स
received on 15th and 28th, amount 1000. To cash and by bank and amount, हाँ, so to cash जब लिखते हो तब बैंक कॉलम में 1000 लिखोगे, एंड जब बाय बैंक लिखते हो तब कैश कॉलम में 1000. एंड ऊपर के चेक ऐड करने हैं या ऑलरेडी इंक्लूड है? ये अमाउंट चेक्स के इंक्लूड है, लिखा है ना स्पेसिफिक, इंक्लूडिंग चेक. सो ऊपर जो चेक आपको रिसीव हुए थे 15th एंड 28th को, 15 को 450 का रिसीव हुआ था फ्रॉम वार्षिक, एंड 28th को नहीं 100 का चेक रिसीव हुआ था. सो 550 के चेक्स इसमें इंक्लूड है. हाँ, 1000 में 550 ऐड नहीं करना है. ठीक है. ही पेज फॉर कैश परचेसेस, बाय परचेसेस कैश कॉलम में 275. ही पेज सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस कैश कॉलम में 50. अभी कौन से कॉलम्स का क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड टोटल, डिस्काउंट रिसीव टोटल. कैश एंड बैंक कॉलम के बैलेंसेस, डेबिट बैलेंसेस कहाँ पर जाएंगे? ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में. हाँ, सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन होगा. एंड मुझे ये बताओ, बैंक का कॉलम को क्रेडिट बैलेंस हो सकता है क्या? मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा हो सकती है क्या बैंक के केस में? कैश के तो केस में होता ही नहीं है, उसको ओवरड्रॉप बोलते हैं. ओके. करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट सुना होगा तुमने, बैंक में निकालते हैं. सो सेविंग अकाउंट जनरली जो सैलरीड पर्सन है उसका होता है, एंड जिसका बिजनेस होता है वो करंट अकाउंट. मेरा करंट अकाउंट है. सो करंट अकाउंट होल्डर्स को एक फैसिलिटी मिलती है बैंक से कि आपके अकाउंट के पैसे खत्म हुए तो हम आपको फैसिलिटी देंगे आपके लेवल के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से. कैपेसिटी कौन सी? रीपेमेंट के कैपेसिटी के हिसाब से. तो वो आपका इनकम टैक्स रिटर्न देखेंगे और उस हिसाब से आपको फैसिलिटी देंगे कि इसको 5 लाख दे सकते हैं, 10 लाख दे सकते हैं. ओके. इनकम टैक्स रिटर्न्स देख के लास्ट 3 ईयर्स के. सो वो जो फैसिलिटी मिलती है, सो जब तक हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं तब तक उस फैसिलिटी से जो 5 लाख आए हैं वो हम यूज़ करेंगे. एंड जैसे जैसे पैसे आने लगेंगे कस्टमर्स से, वैसे वैसे बिजनेसमैन का क्या होता है? वो रीपेमेंट ऑटोमेटिक होता है. लोन का जैसे इंस्टॉलमेंट में रीपेमेंट करते हैं वैसे रीपेमेंट नहीं होता है. लगता है ना, इंटरेस्ट लगता है, ज़्यादा इंटरेस्ट है 14%. ओडीला 14% इंटरेस्ट है. बट इंटरेस्ट कैसे चार्ज होता है? जितनी अमाउंट आपने यूज़ किए. फॉर एग्जांपल 5 लाख का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक बिजनेसमैन को मिला है, बट उसने 1 लाख ही यूज़ किए फॉर 3 मंथ्स, तो सिर्फ 1 लाख पे ही इंटरेस्ट लगेगा फॉर 3 मंथ्स. लोन में कैसे होता है? आपने 10 लाख का लोन लिया और उसको यूज़ भी नहीं किया, वैसे ही रख दिया, तो भी इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा ना. सो यहाँ पर जितना यूज़ किया है आपने फंड उतना ही इंटरेस्ट लगता है. जितने मंथ्स के लिए यूज़ किया होगा उतने मंथ्स का. फॉर एग्जांपल फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए मैंने 1 लाख यूज़ किया, 3 मंथ्स में मेरे पास पैसे ही नहीं आए कस्टमर्स से. सो 4th मंथ के लिए और 1 लाख लग गए मुझे. सो 4 मंथ से क्या होगा? 2 लाख पे इंटरेस्ट स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी मैं 2 लाख अमाउंट यूज़ कर रही हूँ. एंड जैसे जैसे कस्टमर्स से पैसे आते हैं बैंक क्या करती है? ऑटोमेटिक पहले निकाल रहती है उनकी फैसिलिटी, क्योंकि एक ही अकाउंट में वो फैसिलिटी दी है, अलग अकाउंट नहीं है. लोन का अलग अकाउंट होता है. ठीक है. लोन का अलग अकाउंट होता है, ओवरड्राफ्ट का अलग अकाउंट नहीं होता है. इट्स अ फैसिलिटी गिवन टू करंट अकाउंट होल्डर्स. और एक होता है कैश क्रेडिट, सीसी अकाउंट. सीसी अकाउंट इज ओवरड्राफ्ट ओनली, सेम लाइक ओवरड्राफ्ट, द डिफरेंस इज वो अलग अकाउंट होता है. सो अगर कोई जॉब वाला है जिसने सेविंग अकाउंट ओपन किया है एंड जिसको ऐसे ओवरड्राफ्ट जैसे फैसिलिटी चाहिए, तो वो सीसी अकाउंट ओपन करेगा. शायद आपके पेरेंट्स का हो सकता है सीसी अकाउंट, आप पूछ सकते हो. कैश क्रेडिट. ठीक है. सो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सीसी अकाउंट मतलब कैश क्रेडिट, लोन का अकाउंट, एफडी अकाउंट,
आरडी अकाउंट, इतने अकाउंट्स हो सकते हैं बैंक में, ठीक है। आरडी का फुल फॉर्म, हाँ, रिकरिंग डिपॉजिट, करेक्ट। पोस्टिंग द कैश बुक एंट्रीज, कैश बुक तीनों समझ में आ गए आपको। सो ओम कॉन्ट्रा एंट्रीज सिर्फ 3 कॉलम में होता है, क्यों? क्योंकि 3 कॉलम में ही बैंक एंड कैश उधर ही होता है, 2 कॉलम में सिर्फ कैश एंड डिस्काउंट होता है। सो बैंक का अलग लेजर अकाउंट बनता है लेजर में। नाउ द नेक्स्ट इज पेटी कैश बुक। पोस्टिंग आपने ऑलरेडी बताया ओरली मुझे कि डिस्काउंट आप टोटल करोगे, बैंक एंड कैश का बैलेंस निकाल के ट्रायल बैलेंस में डाल दोगे, वही पोस्टिंग है। नेक्स्ट इज पेटी कैश बुक, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश। सो इसमें देखो क्या किया जाता है, जो 2 कैशियर्स होते हैं बड़े बिजनेस में, छोटे बिजनेस में वही कैशियर, वही ओनर, वही सर्वेंट, सब वही होता है छोटे बिजनेस में, ओके। बड़े बिजनेस में 2 कैशियर्स होते हैं, एक हेड कैशियर एंड दूसरा पेटी कैशियर। सो हेड कैशियर बड़े बड़े पेमेंट्स करता है, पेटी कैशियर छोटे छोटे, क्योंकि आपके क्लाइंट्स आ गए तो आपने चाय और स्नैक्स मंगवाया तो आपने 100 रुपए दिए आपके प्यून को और बोला ये लेके आ जाओ, ओके। सो ये जो छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं, आपके केबिन में से ट्यूबलाइट चली गई तो नई ट्यूबलाइट लगानी है, ओके। मोबाइल का रिचार्ज करना है, आपका इलेक्ट्रिसिटी पे करना है, ये एक्सपेंसेस होंगे ना, जैसे घर के होते हैं सेम बिजनेस के भी होते हैं ये सारे एक्सपेंस। तो ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस पेटी कैशियर करता है, और उसको कैश की रिसीट सिर्फ हेड कैशियर से, एक ही रिसीट का सोर्स है उसको, ओके। कैश सेल्स वगैरह कहाँ पर रिकॉर्ड होता है, 100 रुपए का कैश सेल भी हुआ ना तो भी हेड कैशियर ही हैंडल करेगा उसको, ओके। छोटे पेमेंट्स ये कर रहा है, मतलब छोटे रिसीट्स इसके पास जा रहे हैं क्या? नहीं, छोटे रिसीट्स हेड कैशियर के पास, बड़े पेमेंट्स भी हेड कैशियर। फिर ये क्या काम करेगा ऐसे छोटे छोटे पेमेंट्स के लिए, क्योंकि कैसे होता है देखो, जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है ना, तब कैश काउंटर पे आप नहीं बैठोगे ना खुद ओनर, तो आपके एम्प्लॉयज करेक्टली कैश हैंडल कर रहे हैं या नहीं है कैसे समझेगा आपको? रोज थोडी थोडी 10-10, 20-20, 100 गेली गायब, काय कळतंय? मग मोठा फ्रॉड होतो 2-3 वर्षांनी, ओके। वो पहले टेस्ट करते कि चलो 10 रुपया निकाल के देखते ओनर को समझता है क्या। अरे नहीं समझा, कल 100 निकाल के देखा, अरे फिर भी नहीं समझा, अरे 500 निकाल के देखा, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो ओनर का कुछ ध्यान ही नहीं है बिजनेस पे, ओके। सो जब बिजनेस बड़ा हो जाएगा तब जो हेड कैशियर है, हेड कैशियर को आप एक अथॉरिटी दोगे कि 50,000 तक के पेमेंट्स तुम कर सकते हो, मतलब उतनी रिस्क ली आपने कि 50,000 गायब भी हो गए तो भी आपको चलने वाला है, क्योंकि आपने अथॉरिटी दी, मतलब आपने विश्वास रखा उसके ऊपर। 50,000 के अबाउ कुछ पेमेंट्स है तो यू नीड टू टेक माय सिग्नेचर, ओनर सिग्नेचर, मतलब बड़े अमाउंट से तो मेरे पास आ जाओ अप्रूवल लेने के लिए, 50,000 तक कुछ भी किया तो भी चलने वाला है, क्योंकि आप करोड़पति हो गए हो। सो आपके लिए 50,000 इज पेटी कैश ना, ओके। हेड कैशियर के नीचे एक होता है, उसको दिए जाते 5,000, तो वो तो 5,000 तो आपने छोड़ ही दिए है, वो तो ऐसे ही गए तो भी चलता है हमको, ओके। मतलब ऐसे आपने हाथ पर्स में डाला तो 5,000 ऐसे गिर जाते हैं, इस लेवल पे आप जाओगे तब 5,000 के लिए आप कितना, नहीं तो नींद ही नहीं आएगी आपको, एक एक रुपए के लिए इतना सोचते रहे तो, ठीक है। सो उस केस में क्या किया जाता है, हेड कैशियर किसको अथॉरिटी देगा? पेटी कैशियर को, कि 5,000 मैं तुम्हें देता हूं फॉर 1 वीक। तो जो भी एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज आ गए, पेट्रोल का खर्चा है, फिर एम्प्लॉय आ रहा है कि मुझे हेड ऑफिस से ब्रांच तक जाना है और रिक्शे के लिए पैसे चाहिए, ऐसे सतत मांगत रहे तो उसका पैसा, कन्वेंस फी, ओके। ये सब खर्चे करके जो भी बैलेंस रहेगा, मुझे सारे बिल्स दिखाओ विद इन अ वीक तुमने क्या क्या पेमेंट्स किए एंड बैलेंस,
तो फिर अगर 1000 बैलेंस है तो मैं फिर से तुम्हें 4000 दूंगा नेक्स्ट वीक का ये करने के लिए। अभी आपको पता है फेक बिल्स बनाना कितना इजी है। पेट्रोल पंप पे जाओ और बोलो मुझे 5000 का एक पेट्रोल का बिल दे दो, फिर वो लेके जाओ कंपनी में, फिर 5000 आपको मिल जाएंगे। वहाँ तो बिल ही दिखाना है ना। फिर पेट्रोल उसको क्या बोलोगे 50% तुम्हारे, फिर वो बिल देगा ना, वो ऐसे ही क्यों देगा। ओके, ये मैं करने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं आपको एज अ ऑडिटर समझा रही हूँ कि ऐसे होगा। आपको लगेगा हाँ बिल है 5000 का, पेट्रोल का बिल है, 5000 का खर्चा हुआ है, सो 5000 का पेट्रोल लगता ही क्यों है। ओके, जिस एम्प्लॉय ने वो बिल दिया पेट्रोल का वो इतना होशियार नहीं होता है, वो थोड़ी सी ये है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, बहुत बड़ा भी नुकसान नहीं करता, वो छोटी छोटी चोरी, बड़ा चोर नहीं है वो ऐसे बिल ला के देता है। सो आपको क्या लॉजिक लगाना चाहिए कि सारे एम्प्लॉयज को 100 रुपए 500 रुपए का पेट्रोल ओके है, तो ये क्या कर रहा है 5000 का पेट्रोल लेके। ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसके ऊपर काम है क्या कि 10 ब्रांचेस है और सबके फाइल्स लाने हैं, चेक देना है, ऐसे कुछ वही काम करता है अगर वो, तो उसको पेट्रोल ज़्यादा लगेगा। उसका काम ही ट्रांसपोर्ट का है, कन्वेंस का, कि इधर के बिल्स उधर दो, उधर के फाइल हेड ऑफिस को दो, ब्रांच में बैंक में जाके चेक्स डिपॉजिट करो, ओके, यहाँ पे जाके कुरियर करो, तो ठीक है। सो आपको एज अ ऑडिटर कैसे सोचना है कि बिल तो है, बिल तो कोई देगा ना। अभिनंदन स्वीट में जाओ और बताओ 100 समोसे का बिल दो, स्नैक्स का बिल लगा दिया उधर 1600 रुपीज स्नैक्स। ओके, एम्प्लॉयज के लिए आज पार्टी थी, समोसा पार्टी, तो ऐसे बिल कुछ भी आप बना सकते हो। उसको बोला 800 तुम्हें देता हूँ 800 मेरा, तो वो क्यों नहीं देगा। सिर्फ बिल बनाने के 800 मिल रहे हैं, समोसे तो देने नहीं है, क्यों नहीं देगा वो। ओके, तो ये छोटे छोटे चोरियां करते हैं। तो एज अ ऑडिटर हमें क्या देखना है की एखाद्याला एम्प्लॉयला विचारायचं, वन ऑफ द एम्प्लॉयज को पूछना है अरे तुम्हें समोसा मिला था क्या परसों, तो वो बोलेगा कब, मुझे तो नहीं मिला समोसा। फिर आपको पता चलता है कि हाँ समझा, मुझे तुझे नहीं मिला ना, और 2-3 एम्प्लॉयज अरे तुम्हें भी नहीं मिला, ओके ठीक है समझा, मुझे भी नहीं मिला समोसा। फिर समझ में आता है आपको कि दैट बिल इज फेक बिल। सो ये काम होता है ऑडिटर का। ओके, सो यहाँ पर और एक चीज होती है कि जो पेटी कैशियर है उसको आप 1 मंथ के लिए पैसे देके रखोगे तो वो क्या करेगा कि हेड कैशियर को 1 मंथ के बाद देना है ना, तब तक कर लो क्रिप्टो में इन्वेस्ट, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में। 1 महीने के बाद करेंगे कहाँ से तो अरेंज एंड देंगे हेड कैशियर को। सो जितना आप लॉन्ग पीरियड दोगे पेटी कैशियर को उतना उसको मोटिवेशन मिलेगा कुछ तो गड़बड़ करने का। सो इसलिए 1 वीक के लिए दिया जाता है जनरली। आपको लगता है कि नहीं मैम पेटी कैशियर मेरा एकदम विश्वासू माणूस है, ओके मेरा ही भाई है वगैरह, ऐसे अगर आपके रिलेशन है तो यू कैन गिव फॉर 1 मंथ। सो इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस कि आपका उस एम्प्लॉय के ऊपर कितना विश्वास है। यू कैन गिव 1 लाख ऑल्सो फॉर 1 मंथ, ठीक है, एज अ पेटी कैश, बट जनरली 1 वीक के लिए दिया जाता है इफ इट्स आउटसाइड एम्प्लॉय। सो पेटी कैश बुक का इम्प्रेस सिस्टम समझा आपको क्या होती है। हर वीक कितना मिलेगा, एक फिक्स अमाउंट, यहाँ पर 100 है तो 100 रुपीज मिलने वाले हैं। अगर 90 खत्म किए 10 बाकी है तो नेक्स्ट वीक कितने मिलेंगे हेड कैशियर से, 90, मतलब जितने खर्च किए उतने मिल जाएंगे, ठीक है। तो पेटी कैश बुक का अभी फॉर्मेट देखो। ओम तुम्हें पता है क्या, डेट से स्टार्ट होता है जनरली कैश बुक, बट यहाँ पर स्टार्ट होता है रिसिट से।
फिर डेट आता है, ठीक है। सो रिसीट्स डेट, वाउचर नंबर, कैश वाउचर्स होते हैं। सो जो बंदे हमें बिल्स नहीं देते, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे ऑफिस में जो क्लीनिंग स्टाफ है वो बिल नहीं देगा, मावशी, झाड़णाऱ्या मावशी, दे विल नॉट गिव यू बिल। सो उन्हें जो सैलरी का पेमेंट तुमने किया उसका प्रूफ क्या है, तो तुम्हारे पास कैश वाउचर बुक होता है। तुम्हें देखना है तो नीचे रसिका मैम को पूछो, मैम दिखाएंगे आपको कैश वाउचर बुक। सो कैश वाउचर पे सिग्नेचर ली जाती है उनकी कि पेमेंट मिला है। दैट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शंस। हर ट्रांजैक्शन जो रेकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में उसके लिए प्रूफ होना चाहिए ना। असंच मज्जा येते मॅडम कॅश एंट्री करायला म्हणून मी करत बसलोय, ऐसे नहीं कर सकते ना। ओके, सो हर एक का प्रूफ होना चाहिए। सो रिसीट नंबर, देन डेट आएगी, देन ये वाउचर का नंबर। सो तुम्हें जाके चेक करना है कि कन्वेंस 0.50 है, ओके, तो वो वाउचर नंबर 1 देख के तुम्हें समझेगा कि कन्वेंस का पेमेंट किया है, उसकी सिग्नेचर है क्या। अभी कैश वाउचर्स बनाना भी कितना इजी है आपको समझा ही होगा। 10 लोगों के सिग्नेचर्स तो आप खुद कर सकते हो, 10 अलग अलग। ओके, तो वहां पर एज अ ऑडिटर आपको एक कंट्रोल में रहना पड़ता है कि हर वक्त ऑडिट क्वेरी नहीं निकालनी है। ओके, कि मैम ने सिखाया है इसलिए ये सच में सिग्नेचर है या नहीं है, ये एक्चुअली इनवॉइस है या फेक इनवॉइस बनाया हुआ है। ये ऐसे आपने माइंड रखा ना, तो आप ऑडिट करने के लिए जाते हो तब सभी लगता है कि ये फेक ही है, ये सिग्नेचर फेक है, ये इनवॉइस फेक है, ऐसे ही लगेगा। कंटिन्यूअस ऐसे मत सोचो, थोड़ा सा उनका पास्ट एनालिसिस करके जाते हैं हम ऑडिट के लिए कि पास्ट में इतने एक्सपेंस हुए हैं ना, 12 मन के ये 5,000 का चाय पीते हैं ये सब लोग मिलके। लास्ट ईयर अगर 5,000 का चाय पिया है इन्होंने, तो उस हिसाब से देखो ना कि डिवाइडेड बाय 12 करके मंथली उतना चाय का अगर बिल है तो इट्स ओके, करेक्ट है वो। ओके, बार बार ऐसे नहीं सोचना है कि वो फेक ही बिल है चाय का। ओके, कन्वेंस ये वाउचर्स फेक ही बना के लाए हैं पेट्रोल के, ऐसे बार बार मत सोचो। ट्रेंड देखो उनका कि हाँ ठीक है, इनका होता है इतना खर्चा पेट्रोल का, होता होगा उनका काम उतना, तो फिर वो करेक्ट है। जब आपको कुछ अनयूजुअल दिख रहा है कि अचानक चाय के एक्सपेंसेस 1 लाख में गए हैं, हर साल तो 10,000 है, तो 90,000 इमीडिएटली फ्रॉड हुआ है ऐसे नहीं। उस ईयर में कुछ बहुत इनॉग्रेशंस हुए हैं, बहुत कुछ फंक्शंस हुए हैं, उन्होंने 2-3 ब्रांचेस स्टार्ट किए, वहाँ पर इनॉग्रेशंस था, इसलिए चाय का खर्चा बढ़ गया। सो दैट रीजन आपको अगर करेक्ट लगा तो यू विल नॉट प्रूव इट एज अ फ्रॉड। आप ऑडिट क्वेरी निकालो कि पास्ट में तो आपका 10,000 दिख रहा है, इस ईयर में 1 लाख का कैसे आया आपका टी एक्सपेंस। तो उसने अगर ये रीजन दिया तो आपको चेक करना चाहिए कि सच में 3 ब्रांचेस ओपन हुए हैं ना, सच में इनॉग्रेशन हुए हैं ना। तो जब हम ऑडिट के लिए जाते हैं तब सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट बैठते नहीं है, जब लंच ब्रेक वगैरह होता है तब जनरल एम्प्लॉयज के साथ वगैरह बात करनी होती है कि जो आपको अकाउंटेंट ने बताया हुआ है जनरल बातों बातों में पूछना है। फिर आपको 2-3 तरफ से अगर वही आंसर्स आ रहे हैं, इवन सिक्योरिटी गार्ड को भी आप कुछ भी पूछ सकते हो और सबसे सेम आंसर आ रहा है तो मतलब ओके चल रहा है। क्योंकि कैसे आपका ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर जो आपकी सिग्नेचर होती है एज ऑडिटर, उस पर विश्वास रख के लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं उनका पैसा, और ऑडिटर ही मिले हुए हैं फ्रॉड में, तो जो शेयर्स में पैसे लगाए हुए लोगों ने वो डूब जाएंगे, लोगों का नुकसान होगा। डोंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड विद द कंपनी। अगर फ्रॉड हो रहा है एंड ऐसे हो सकता है कि देयर इज अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन ऑल्सो, हाँ, तो वो ऑडिट छोड़ देना है। आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस ऑडिट, आपको वो अधिकार दिए हुए हैं।
ओके आपको ऐसे साइन करनी ही पड़ेगी, गन रखी है ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करो, तो यू कैन लीव दैट ऑडिट कि मुझे कंटिन्यू नहीं करना, ठीक है। एंड आपको जाना है उसमें, तो डोंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड। आपके साइन के ऊपर इसलिए तो उनका वो सेंटेंस है ना, द सिग्नेचर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द सिग्नेचर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ठीक है, क्योंकि आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट है, मतलब करेक्ट ही है, मतलब टीसीएस में सब अच्छा चल रहा है, इन्वेस्ट करो टीसीएस के शेयर्स में, ठीक है। सो एथिकल होना इम्पॉर्टेंट है या नहीं है मैम? उनके डूबने वाले हैं, हमारे थोड़ी ही डूबने वाले हैं। एथिकल होना इम्पॉर्टेंट है, यस। सो आपको एथिक्स कब आपके चेक होंगे पता है? मैं तुम्हें 10 करोड़ देता हूं, तुम साइन करो इसके ऊपर, जो कि फेक रिपोर्ट है ऑडिट का। एट दैट टाइम योर एथिक्स का टेस्टिंग होगा। अभी तो आप सब बोल रहे हो कि नहीं नहीं मैम एथिक्स, घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, ये 10 करोड़ दे रहा है। तब मेरी याद आएगी शायद। सो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है तो लोन नाम की चीज होती है ना, वो लेना होता है, ओके। बाकी सोर्स भी होते हैं पैसे, ये एक ही सोर्स नहीं है, करेक्ट। आप बाकी कौन से भी सोर्स से ला सकते हो, आपके कस्टमर्स को बोल सकते हो कि मुझे अभी जरूरत है, एडवांस दो अभी, आपको मैं सर्विस देने ही वाला हूँ। जो आपके कस्टमर्स है पुराने, दे विल गिव यू मनी इन एडवांस। सो कॉलम्स क्या क्या थे? रिसीट्स, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, एंड देन स्टार्ट होते हैं टोटल, जितने भी कॉलम्स, जितने भी एक्सपेंसेस है उतने। सो रिसीव्ड 100 फॉर पेटी कैश, सो रिसीट एक ही है ये, डेट के कॉलम में डेट लिखा, रिसीट्स के कॉलम में 100 एंड पर्टिकुलर्स कॉलम में 2 कैश। सो ये एंट्री क्या है? पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, करेक्ट, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। आगे का बताते जाओ। पेड बस फेयर मतलब कन्वेंस, सो बाय कन्वेंस, जो ओम पर्टिकुलर्स के 2 कॉलम्स नहीं है, एक ही कॉलम में टू एंड बाय चलने वाला है, टू एक ही बार आएगा, बाकी सब बाय ही है। सो बाय कन्वेंस, देन नेक्स्ट बताओ, बाय कार्टेज, बाय पोस्टेज, बाय वेजेस, बाय स्टेशनरी, बस चार्जेस मतलब बाय कन्वेंस। अभी वो टोंगा चार्जेस है क्या वहां पर? आले टांग्यावरून बसपर्यंत, मेट्रोपर्यंत कधी पोहोचणार काय माहिती। पेड फॉर द रिपेयर्स टू चेअर, मिसलेनियस ना, बाय मिसलेनियस एक्सपेंस, बस फेअर, बाय कन्वेयन्स, बाय कार्टेज, बाय पोस्टेज, बाय कन्वेयन्स, बाय कार्टेज, बाय स्टेशनरी, बाय मिसलेनियस, या सन्ट्री। एंड वही टोटल कॉलम में भी लिखना है आपको अमाउंट्स। अजून 5 पैशातच थे, 5 नहीं 50 पैशात। सो ओम एक्सपेंसेस के अमाउंट्स टोटल कॉलम में भी लिखने हैं एंड एट द सेम टाइम रिस्पेक्टिव कॉलम में लिखना है। सो कन्वेयंस 0.50 टोटल कॉलम में एंड कन्वेयंस कॉलम में, कार्टेज टोटल कॉलम में, कार्टेज कॉलम में, ऐसे लिखते जाना है, ठीक है। मिसलेनियस जो बार बार नहीं होते, रिपेयर हर रोज उठ के रिपेयर्स नहीं करेंगे ना, ओके। सो जो इरेग्युलर है वो मिसलेनियस में जाता है। कस्टमर को रिफ्रेशमेंट हर बार नहीं मिल रही है इनके इधर,
इधर गया वो रिफ्रेशमेंट जनरल एक्सपेंस 5 रुपए का। ओके, उसने बहुत ही खरीदा होगा हमसे, तो हम जाते वक्त बोलते हैं ना कॉफी लेके जाओ, तो दैट इज 5 रुपए की कॉफी। ओके, इनको पता होगा, सारी शॉप में मिलती है ना चाय कॉफी। हाँ देखो, इनको पता है, पीएनजी में भी मिलता है। ओके, आपका पीएनजी का टाइम है, आपको पीएनजी में जाने का। ओके, पीएनजी पूना गाड़गी गोल्ड ज्वेलर्स का शॉप है पीएनजी ज्वेलर्स। हाँ, बाय बैलेंस कैरीड डाउन कैसे आया देखो, रिसीट्स की टोटल 100, वही टोटल इधर लिखनी है टोटल कॉलम में, एंड 100 से माइनस करने हैं सारे एक्सपेंसेस, देन बाय बैलेंस कैरीड डाउन 40, एंड उसी पर्टिकुलर्स का एक ही कॉलम है वो, तो उधर ही टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है 40। ओके, तो फिर आपको हेड कैशियर कितना देगा, 60 देगा ना, तो टू कैश 60 आ गया, तो ऐसे फिर से 100 बन गया नेक्स्ट एक्सपेंसेस के लिए। तो इसका पोस्टिंग देखो कैसे करना होता है, कन्वेंस अकाउंट डेबिट, कार्टेज, स्टेशनरी, ये सभी अकाउंट्स डेबिट टू पेटी कैश। ओके, इलस्ट्रेशन 5 करते हो क्या 10 मिनट में, एंड देन हम डेबिट क्रेडिट कार्ड वाला देखते हैं। दस मिनट सफिशिएंट है ना, टाइमर लगाओ 10 मिनट्स का, फटाफट करो, डेकोरेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, कंटेंट इम्पोर्टेंट है। कोणाला माहिती आहे का की मानसी पुण्यात आहे का नाही आहे? पेटी कैश बुक नहीं है, 3 कॉलम कैश बुक। कॉन्ट्रा का परफेक्ट करोगे ना, ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। उसमें देखो पहले अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स विच में ऑकर इन द कोर्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। सो अकाउंटिंग करते वक्त जो एरर्स होंगे वो पहले आपको उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं वो सीखना है। देन बी फैमिलियर विद द स्टेप्स इन्वॉल्व इन लोकेटिंग एरर्स। सो एरर्स कैसे लोकेट करने हैं उसके स्टेप्स बताए हैं, ठीक है। सो वो आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, वो बेसिकली आपको ऑडिट के टाइम यूजफुल है, ठीक है। अभी मैंने 1-2 एग्जाम्पल्स आपको दिए, ओके। सो वो एग्जाम्पल्स डायरेक्टली इंटेंशनल मिस्टेक इज फ्रॉड, ओके, एंड अनइंटेंशनल मिस्टेक इज मिस्टेक, वो एरर है फिर, ठीक है।
सो यहाँ पर आपको जो लोकेट करने हैं एरर्स, वो अनइंटेंशनली एरर हुआ है, जानबूझ के किया है क्या? नहीं। तो वो कैसे लोकेट करना है, उसके स्टेप्स अभी हम नहीं करने वाले क्योंकि एग्जाम के लिए वो नहीं आने वाले, बट आप घर पे जाके उसको रीड करो। तो आपको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट पता होना चाहिए ना, अकाउंटेंट बीकॉम वाला होगा, वो क्या क्या एरर्स कर सकता है वो आपको पता होना चाहिए एज अ ऑडिटर, ठीक है। सो वो घर जाके आप रीड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज लर्न द नेचर ऑफ वन साइडेड एरर्स एंड टू साइडेड एरर्स। सो वन साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा, बिकॉज वन साइडेड एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, बट टू साइडेड एरर्स विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि क्या होगा, ट्रायल बैलेंस विल टैली इवन इफ देयर इज टू साइडेड एरर्स। यहाँ तक समझा? देन अंडरस्टैंड व्हाई सस्पेंस अकाउंट इज ओपन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे एंड अगर वो टैली नहीं हुआ तो जो भी एक्सेस बैलेंस आ रहा है वो कौन से अकाउंट में जाएगा? सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है। अंडरस्टैंड द टेक्निक ऑफ करेक्टिंग एरर्स ऑफ वन पीरियड इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। सो बहुत हमने लोकेट एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए बहुत टाइम दिया, बट वो रेक्टिफाई नहीं हो रहा है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि एरर कहाँ पे है। तो हम क्या कर देते हैं, फाइनल अकाउंट्स क्लोज करके देते हैं एंड फिर नेक्स्ट ईयर ढूंढते रहना है उसको, ठीक है। क्योंकि 31 जुलाई 30 सितंबर आ जाएगा ना, तब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। सो 5 महीने हो गए फिर भी एरर्स नहीं मिल रहा है, तो कभी तो क्लोज करना पड़ेगा ना। सो सस्पेंस अकाउंट वैसे ही रख देना है फिर, एंड नेक्स्ट ईयर ढूंढना फिर से स्टार्ट करना है, क्योंकि अकाउंट नहीं क्लोज किया, बैलेंस शीट P&L नहीं बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करोगे, ठीक है। सो सस्पेंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड को, सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड को लिखते हैं। नहीं तो दूसरा है कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो सस्पेंस अकाउंट को, तो क्या हो जाता है, बैलेंस शीट में बाहर नहीं दिखेगा ना सस्पेंस अकाउंट। सो आप क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट में उसको डाल सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? सो टाइप्स आपको याद है क्या? एरर ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ पर प्रिंसिपल का स्पेलिंग क्या है? PAL, जो कि रॉन्ग है ना, PLE चाहिए। एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल PLE वाला प्रिंसिपल मतलब रूल, अकाउंटिंग रूल्स में कुछ गड़बड़ की तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ। ये प्रिंसिपल मतलब स्कूल वाला, स्कूल कॉलेज वाला। देन एरर ऑफ कमीशन मतलब टोटलिंग मिस्टेक, अमाउंट एक्चुअल 1000 के सेल हुए हैं बट रिकॉर्ड किया 10,000, दैट इज एरर ऑफ कमीशन। कॉम्पेंसेटिंग एरर्स मतलब एक एरर दूसरे एरर को कॉम्पेंसेट कर रहा है, ओके। एंड एरर्स ऑफ ओमिशन, सो ओमिशन मतलब रिकॉर्ड ही नहीं किया, ट्रांजैक्शन हो गई है बट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की। सो एग्जाम्पल्स देखो एरर्स के, रॉन्ग एंट्री की है, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक। सो एग्जाम्पल्स पढ़ो उस बॉक्स में जो दिए है वो। ABCDE, इसके टाइप्स बताने हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्रेडिट परचेसेस ऑफ 17,270 आर एंटर्ड इन द परचेस डे बुक एट 17,720, दिस इज एरर ऑफ कमीशन, ओके, अमाउंट में एरर है। क्रेडिट सेल्स ऑफ 15,000 ग्रॉस लेस 1% ट्रेड डिस्काउंट आर रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स डे बुक एट 15,000, अगेन एरर ऑफ कमीशन। Check issued 19,920 are wrongly entered in the credit of the bank column in cash book as 19,290, error of commission। इन तीनों में अमाउंट्स रॉन्ग हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर द मंथ ऑफ January 22 टोटल ऑफ क्रेडिट सेल्स आर 1,75,700, दिस इज रॉन्गली टोटल्ड एज 1,76,700, correct, and posted to sales account as 1,76,700,
ओके मतलब एक्चुअल में टोटल कितनी थी 1,75,700 बट कितनी ली 1,76,700 टोटल ली सेल्स बुक की। सेल्स बुक सीखा है हमने सब्सिडियरी बुक्स में। सेल्स बुक की टोटल कौन से अकाउंट को जाती है सेल्स अकाउंट को। सो टोटल भी रॉन्ग ली 1,76,700 एंड वही टोटल सेल्स अकाउंट को गई। सो करेक्ट एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट एरर्स क्या हुए हैं ये सब कैश ट्रांजैक्शंस थे उससे कैश बुक प्रिपेयर किया है। ओपनिंग बैलेंस करेक्ट लिखा है 1,200 16,000। चेक इशूड करेक्ट है क्या बाय मेसर्स भोलाराम एंड कंपनी 22,500 बैंक कॉलम में करेक्ट लिखा है। चेक कलेक्टेड फ्रॉम मेसर्स सिंडिया एंड ब्रदर्स एंड डिपॉजिटेड फॉर क्लियरेंस 42,240 के जगह 42,420। सो अगेन एरर ऑफ कमीशन। कैश सेल्स करेक्ट लिखे है क्या 27,200 टू सेल्स कैश कॉलम में ही लिखा है। पेड वेजेस 12,400 रॉन्ग। बाय वेजेस करेक्ट है बट 12,200 सो अगेन एरर ऑफ कमीशन। कैश सेल्स 37,730 एरर ऑफ कमीशन। टू सेल्स कैश का कॉलम भी करेक्ट था बट 37,370 लिखा है जो चाहिए था 37,730 एंड कैश डिपॉजिटेड टू बैंक। सो बैंक टू कैश ना बैंक टू कैश एंड अमाउंट हाँ 35। सो वो अमाउंट रॉन्ग हुई है बैंक टू कैश एंड इधर बाय बैंक एंड कैश का कॉलम। ओके जो डिफिकल्ट था वो करेक्ट किया है उसने पोस्टिंग एंड जो अमाउंट लिखना इजी है ना 35,000 ही लिखना था वहाँ पर उसने लिख दिया 34,500 35,000 की जगह 34,500। रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडियरी बुक्स भी एरर ऑफ कमीशन है। रॉन्ग पोस्टिंग मतलब कैसे फ्रॉम सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक परचेज बुक सेल्स बुक। सो परचेज बुक का टोटल परचेस अकाउंट में लिखने की जगह परचेस रिटर्न अकाउंट में लिख दिया या परचेस बुक की टोटल सेल्स अकाउंट में लिख दी या परचेस बुक की टोटल परचेस अकाउंट में करेक्टली लिखी बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन डेबिट साइड इट इज रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड। सो वो हो गया रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडियरी बुक। सो सब्सिडियरी बुक तक करेक्ट चल रहा था पोस्टिंग के टाइम एरर हुआ। देन नेक्स्ट रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर बैलेंसेस। सो जब हम लेजर का क्लोजिंग बैलेंस ले रहे हैं तब क्या हुआ बैलेंस गलत आया। ठीक है सो यहाँ पर देखो 1,55,400 ये टोटल माइनस 99,000 करो कितना आ रहा है 56,400 बट इन्होंने 59,400 लिया है बैलेंस। सो ये क्या हुआ रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर बैलेंसेस। कास्टिंग का मीनिंग बताया था मैंने मतलब टोटलिंग। कास्टिंग मीन्स टोटलिंग एंड ये कॉम्पेंसेटिंग एरर हुआ है। देखो सौरभ एंड कंपनी परचेज डे बुक याद है आपको। सो सौरभ एंड कंपनी हमारा सप्लायर है और एक सप्लायर है कर्नाटका सप्लायर्स। सो सौरभ से आपने कितने परचेसेस किए 27,050 एंड कर्नाटका सप्लायर्स से 28,030 बट ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा है करेक्ट लिखा है करेक्ट लिखा है यस। सो एक्चुअल ट्रांजैक्शन सौरभ एंड कंपनी गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मेसर्स सौरभ एंड कंपनी 27,030 था बट हमने 27,050 लिखा एंड फ्रॉम मेसर्स कर्नाटक सप्लायर्स 28,050 का 28,030 लिखा। सो कॉम्पेंसेट हो गया ना यहाँ पर 30 की जगह 50 मतलब 20 ज़्यादा हुआ सौरभ के केस में एंड कर्नाटक सप्लायर्स के केस में 30 कम हो गया। ठीक है सो एक दूसरे को कॉम्पेंसेट कर रहे हैं एरर्स तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है बट प्रॉब्लम क्या होगा पेमेंट करते वक्त। ओके हम क्या बोलेंगे यहाँ पर ज़्यादा पेमेंट करेंगे सौरभ को
20 रुपीज आणि यहाँ पर कर्नाटक सप्लायर्स को कम पेमेंट होगा. आता 20 रुपये म्हणून ठीक है, लैक्स में इमेजिन करो. सो स्टेजेस ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. सो यहाँ पर कहाँ पर है वो टाइप्स तो हो गए ना. अभी एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब समझा आपको. 2 टाइप देखो पहले उन्होंने कैसे किए हैं. एक है एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड दूसरा है क्लेरिकल एरर्स. सो रूल्स में गड़बड़ की मतलब फर्नीचर परचेस किया है बट परचेसेस अकाउंट डेबिट कर दिया, तो ये अकाउंटिंग रूल में गड़बड़ की है, तो दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. एंड दूसरा टाइप है क्लेरिकल एरर्स. क्लेरिकल एरर्स में वो सब है, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, कॉम्पेंसेटिंग एरर्स. ओमिशन में पार्शियल ओमिशन हो सकता है या कंप्लीट ओमिशन हो सकता है. एरर ऑफ कमीशन समझा आपको, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग अकाउंट. कॉम्पेंसेटिंग एरर्स भी आपको समझ में आ गए. ठीक है. सो एरर्स का क्लासिफिकेशन दिया है. क्लेरिकल एरर्स में ये 3 लोग हैं. ट्रायल बैलेंस टैली कब होगा? कॉम्पेंसेटिंग एरर्स में हो जाएगा. एरर्स ऑफ ओमिशन में अगर ओमिटेड फुल्ली कंप्लीट ओमिशन है तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा. आधा वन साइडेड ओमिटेड है तो नहीं होगा ट्रायल बैलेंस टैली. उसके बाद एरर ऑफ कमीशन में बहुत कुछ है. देखो, राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडियरी बुक्स. सो सब्सिडियरी बुक में 10,000 का सेल हुआ है बट आपने सेल्स बुक में 1,000 लिख दिया तो भी ट्रायल बैलेंस टैली होगा, क्योंकि सेल्स बुक की टोटल जाती है सेल्स अकाउंट में एंड जो इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट है वहां तो इंडिविजुअल अमाउंट जाती है. तो ट्रायल बैलेंस विल टैली. सेकेंड बताओ, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक. रॉन्ग टोटलिंग की तो नहीं होगा टैली, प्रॉब्लम आएगा ना वहां पर, डेबिट क्रेडिट मैच नहीं होगा. पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर तो नहीं होगा, क्योंकि एक लेजर अकाउंट में करेक्ट अमाउंट गई होगी, दूसरे अकाउंट में रॉन्ग अमाउंट गई होगी. पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड, फिर हम वो उसका डबल करते हैं ना, रेक्टिफिकेशन एंट्री में डबल अमाउंट से रेक्टिफिकेशन एंट्री करते हैं. एंड रॉन्ग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट. अभी जो हमने देखा 56,400 बैलेंस आ रहा था बट उन्होंने लिखा था 59,400, दैट इज रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट. तो ये सब क्या है, इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री. ओके. सो एरर्स के टाइप्स देखो कैसे किए उन्होंने. एक टाइप ऐसे है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये रूल्स लगाते वक्त की गड़बड़ की. एंड दूसरा क्लेरिकल एरर्स. क्लेरिकल एरर्स में 3 कौन से, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, कॉम्पेंसेटिंग एरर्स. एंड दूसरा एक टाइप है एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस. सो अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस को वन साइडेड एरर्स भी बोलते हैं, नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस को 2 साइडेड एरर्स बोलते हैं. ठीक है. स्टेप्स आपको मैंने होमवर्क के लिए बताए थे. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के 3 स्टेजेस याद है कि आपको? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स, एंड थर्ड इज आफ्टर फाइनल अकाउंट्स. ओके. तो यहाँ से हम कल करते हैं. ठीक है. सो कल मतलब मंडे को एक्चुअली अभी सिलेबस स्टार्ट होने वाला है. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स तो ऐसे खत्म हो जाएगा. देन फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, एनपीओ, फिर एक्चुअल स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. एंड नया डिसोल्यूशन एक नया आया है, कंपनी अकाउंट्स में नया आया है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. उसके बाद बायबैक भी आया है कि आपको? नहीं, बायबैक नहीं, इशू ऑफ राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, ये सब टॉपिक्स नए आए हैं. बट एट द सेम टाइम अकाउंट करंट, एवरेज ड्यू डेट, कंसाइनमेंट, वो सब नहीं है. सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, ये टाइम पास कुछ नहीं है. ठीक है. सो जो चैप्टर 6 था ना उसमें सब टाइम पास था. एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, कंसाइनमेंट, उसमें से सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो भी एक्चुअली टाइम पास है बट वो फ्रॉड करने के लिए अच्छा होता है, इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज उन्होंने रख दिया है. ओके. क्योंकि आपको ढूंढना है, आपको फ्रॉड नहीं करना है, आपको ढूंढना है. हर्षद मेहता स्कैम 1992, इट टोटली ऑन BR, बिल्स रिसीवेबल. ठीक है. बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट करके लो, बैंक में जाके डिस्काउंटिंग करो, पैसे लाओ, उड़ाओ स्टॉक मार्केट में. ठीक है.
इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज रखा है। उसके साथ साथ लॉ में वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी आया है ना आपको, तो वो समझते समझते साइमल्टेनियसली यहाँ पर उसके अकाउंटिंग समझो। ठीक है, ओके। सो मंडे को हम मिल रहे हैं। मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ। ओके, कल अगर हम